डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड का डाइजेशन जो है वो शुरू हुआ था कहाँ पर। तो फूड का डाइजेशन जो है बकल कैविटी में शुरू हुआ और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बकल कैविटी से बोलस के रूप में आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए वो आपका जो ट्यूब था जिसका नाम है ओसोफेगस, उसके थ्रू वो चला जाता है स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद वहां पर पेप्टिक जूस निकलता है। पेप्टिक जूस में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिसमें पेप्सिन प्रमुख है। पेप्सिन के बाद आपका दो और है जिसमें एक रेनिन है और एक लाइपेज आता है। लेकिन लाइपेज जो है ना उसका काम फैट का डाइजेशन है और देखा जाता है कि सामान्यतः वो स्टोमक के निचले हिस्सों में आता है, इसलिए उसका ज्यादा महत्व नहीं था। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा भोजन जो है ना वो डिओडनम में बढ़ता है। डिओडनम में जब बढ़ता है भोजन वो आपका डाइजेस्टेड वे में कुछ डाइजेस्ट हो जाता है स्टोमक में, उसके बाद बढ़ता है, हाईली एसिडिक होता है और उस पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को अब हम काइम कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं डिओडनम में। डिओडनम में आ जाते हैं, यहाँ आइए बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे आते हैं हम। क्या बता रहे हैं कि डाइजेशन डिओडनम में कैसे होगा भैया। तो डाइजेशन में जो डिओडनम में होगा वो आपका शुरू होगा पार्शियल डाइजेस्टेड फूड काइम काइम से। और ये जो है ना काइम से जो आता कहां से, स्टोमक से, विच रिजल्ट्स इन, ये लिख देते हैं, रिजल्ट्स इन काइल। काइम जो है वो काइल में बदल जाता है। काइम कैसा है, हाईली एसिडिक है। और काइल कैसा होता है, वो आपका अल्केलाइन होता है। तो ये डिओडनम में जो डाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है। डाइजेशन जो होता है डिओडनम में वो आपका मुख्यतः तीन जो है आपका सिक्रीशन है उसके कारण होता है। पहला था बाइल का। बाइल जो है ना वो सिक्रीशन होता है लीवर का, लेकिन रियली में आता कहाँ से है, तो गॉल ब्लाडर से आता है। क्यों, क्योंकि पीछे बताए होंगे कि लीवर जो है ना वो सिक्रीशन देता है और सिक्रीशन देकर उसे क्या करता है, भेज, जब वो बाहर निकालता है तो सिक्रीशन चला जाता है गॉल ब्लाडर में, जहां गॉल ब्लाडर उसको टेम्पोररी रूप में स्टोर करता है। या ज्यादा अच्छा बोले तो ये कह सकते हैं कि गॉल ब्लाडर उसको क्या करता है, कंसंट्रेट करता है और टेम्पोररी स्टोर करता है। तो वो आपका जो बाइल है उसका क्या काम है। बाइल जो है ना इसमें एक बात तो जरूर ध्यान रखिएगा कि ये आपका तीन काम करता है, लेकिन इसमें ये आपका जो बाइल निकलता है वो एंजाइम नहीं है, लेकिन वो क्या काम करता है डाइजेशन में। तो पहला तो भोजन को अल्केलाइन बनाता है ना। एसिडिक जो भोजन आया था काइम के रूप में स्टोमक से, उसको अल्केलाइन बनाएगा। दूसरा बात क्या करता है, मतलब पीएच का मान 7 से अधिक कर देगा उसका भोजन का। उसके बाद दूसरा काम क्या करता है कि उसमें जो साल्ट होता है इसमें बाइल में, उसके मदद से फैट को जो है ना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में बदल देता है, टुकड़ा में बदलता है, तोड़ता है। और इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे कि जो हम लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट, डिटर्जेंट क्या करता है, कपड़ों में जो मैल होता है उसका इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदलता है, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उसको छोड़ के वो हट जाता है। किसको छोड़ के हटता है, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के कारण वो आपका कपड़ा को छोड़ के हट जाता है मैल, तो आपका साफ हो जाता है, डस्ट वगैरह जो होता है वो उसको छोड़कर हट जाता है। यहाँ भी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, उसको छोटे छोटे जो है ना बूंद के रूप में बदल देगा और उससे क्या होगा, उन पर डाइजेशन उनका होने में अच्छा रहेगा।
तो रियली में बाइल का डाइजेशन में डाइजेस्टिव जूस के रूप में वो काम नहीं करता, डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में काम नहीं करता, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंककि वो मीडियम को क्या करता है, अल्केलाइन। और दूसरा जो ना, वो फैट का डाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक बाइल नहीं रहेगा। इसीलिए किन्हीं को जॉन्डिस हो जाए, जॉन्डिस का मतलब लीवर में समस्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उन लोगों को जो है ना फैटी भोजन नहीं पच पाता है, ऑयली भोजन नहीं पच पाता। जॉन्डिस में लोग मना करते हैं कि आप तेल मत खाइए, घी मत खाइए। क्यों नहीं खाइए भाई? तो वहां पर जो ना लीवर खुद समस्या में है, तो बाइल का सिक्रीशन नहीं दे पाएगा। जब बाइल का सिक्रीशन बढ़िया से नहीं आएगा तो डाइजेशन ठीक से फैट का नहीं हो पाएगा। अब आते हैं पैनक्रिएटिक जूस में। पैनक्रिएटिक जूस जो है वो काफी महत्वपूर्ण है डाइजेशन के लिए, चूंकि उसमें करीब करीब सभी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं भोजन के कंपोनेंट्स के डाइजेशन के लिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे आपका फैट हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, सभी का कंप्लीट डाइजेशन के लिए जो आपका एंजाइम चाहिए वो एंजाइम यहाँ पर आपको मिलेगा। और कहाँ, किसमें मिलेगा? पैनक्रियाज में मिलेगा या पैनक्रिएटिक जूस में मिलेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, पैनक्रिएटिक जूस में एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में बदलता है, लेकिन पूरी तरह से उसको आप डाइजेशन भोजन का नहीं कर पाता है। इसलिए इसके भोजन के कंप्लीट डाइजेशन के लिए जो है ना और भी एंजाइम चाहिए जो कि इंटेस्टिनल जूस में होता है। तो हम खैर आगे बढ़ते हैं, उसके पहले पैनक्रिएटिक जूस के बारे में लिखें कि निकलता कहां से है? पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज से निकलता है, उसमें आपका प्रोटियोलिटिक, एमाइलोलिटिक, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन डाइजेशन के लिए, एमाइलोलिटिक मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, लिपोलिटिक मतलब लिपिड या फैट डाइजेशन के लिए, न्यूक्लिएजेज मतलब न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं और उसके कारण भोजन का डाइजेशन हो पाता है, आगे बढ़ पाता है। ये रियली में पैनक्रिएटिक जूस के कारण जो आपका भोजन था एसिडिक, वो यहाँ तक इन दोनों के कामों से, लीवर और पैनक्रियाज के जूस के कारण कामों से अल्कलाइन सेमी लिक्विड काइल में बदल जाता है, जबकि पहले क्या था? काइन था। अब इंटेस्टिनल जूस का काम उस पर शुरू होता है। इंटेस्टिनल जूस क्या करता है? उसको जो है ना डाइजेस्ट करना शुरू करता है, किस रूप में? और छोटे के छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में। और सामान्यतः यहाँ पर इंटेस्टिनल इनके कारण जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो बदल जाता है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में। ठीक है, अब यहीं पर जो है ना ये डाइजेशन हो गया, यहां पर ये पूरा हो जाता है। और इस अब जो है ना यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होगा अब यहां से शुरू हो जाएगा, कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडेनम के नीचे से। तो जेजुनम और इलियम जो है वहां पर डाइजेशन भी होता है, और डाइजेशन के साथ साथ जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड जो था इन तीनों के काम से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में बदल जाता है, जिसका कि प्रॉपर आपका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। ये ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन हो पाता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इतना तक होना जरूरी था। एब्जॉर्प्शन, तो ये हम लोग डाइजेशन खत्म कर लिए। अब आपके मन में आएगा कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन जो है ना वो आपका जेजुनम में और इलियम में होता है। जैसा कि पीछे हम लोग देखे थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है अंदर के दीवार पे, वाल पे, जेजुनम और इलियम के। वो क्या करता है? फूड के डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में, मेनली एब्जॉर्प्शन में वो मदद करता है। तो भोजन का डाइजेशन हो भी रहा था साथ साथ, और वो क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी बढ़ जाता है। अब एब्जॉर्प्शन जो है ना हुआ भोजन का, डाइजेस्टेड फूड का, कहाँ कहाँ हुआ? तो आपके जेजुनम में हुआ, इलियम में हुआ, उसके बाद भोजन चला गया किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम में। सिक्कम में जब गया तो वहां पर उससे अनडाइजेस्टेड फूड का अब कुछ होने वाला नहीं है, जो डाइजेशन होना था हो गया, एब्जॉर्प्शन होना था हो गया। अब सिक्कम से
कोलोन तक में पूरा जो मूवमेंट होगा भोजन का, वहां पर 2-3 घटना केवल घटने वाला है। वाटर का जो आपका जो था एक्सेस ऑफ वाटर जो था अनडाइजेस्टेड आपका फूड में, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कुछ एक बैक्टीरिया की मदद से कुछ विटामिन का निर्माण किया जाएगा, मिनरल्स का भी कुछ एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो 2-3 काम में पहला काम है फीसेस का निर्माण होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट था, अनडाइजेस्टेड फूड था, सॉरी अनडाइजेस्टेड जो फूड था वो अब फीसेस के रूप में, मल के रूप में बदल दिया जाएगा। कहां बदला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और उसके वाल से जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एक्सेस ऑफ जो वाटर है उसमें उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो मिनरल्स है कुछ एक उसका भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण जो बैक्टीरियाज हैं वहां पर कॉलोनी के रूप में, वो विटामिन को बनाने और एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ कंप्लीट हो गया आपका डाइजेशन के साथ साथ। अब भोजन जो है ना अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में बाहर रेक्टम से समय समय पर निकाल दिया जाएगा। तो ये डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, अब आपके मन में डाइजेशन जो होता है, मल जो बाहर निकलता है समय समय पर, उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें जो है ना मुख्यतः आपका वाटर होता है करीब करीब 75% तक, और सॉलिड मटेरियल जो होता है वो करीब 25% तक होता है। सॉलिड मटेरियल में करीब करीब जो है ना 30 से 35% मरा हुआ बैक्टीरिया होता है। 30% जो है ना वो रफेज होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया। रफेज मतलब आपको बताए थे रेसा जो होता है भोजन में, हाँ धागा जैसा जो होता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेलुलोज फाइबर्स होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो रफेज के रूप में बाहर आ जाता है अंततः बिना पचे हुए। और करीब 10 से 20% फैट होता है। अगर फैट की मात्रा 10 से 20% से ज्यादा हो जाए, 30% 40% हो जाए, तो आपके लीवर का समस्या है। हाँ, अर्थात किसी का जो है ना स्टूल जो हो, लैट्रिन जो हो, वो थोड़ा जो है ना चपचपा हो, तेलीय हो, वायली हो, तो इसका मतलब उसके लीवर में कोई समस्या हो रहा है या है। प्लस कुछ जो है ना प्रोटीन का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। अधिकांश जो हम लोग जो एनिमल का खाते हैं, मीट वगैरह जो खाते हैं, उसका पूरा का पूरा जो है ना डाइजेशन नहीं कर पाते भोजन का। तो उसमें से अधिकांश जो है 60% है, करीब करीब 60 to 65% तक जो होता है ना प्रोटीन वगैरह ऐसे ही बाहर आ जाता है। उसके बाद अब कुछ डिजॉर्डर्स का बात करें। डिजॉर्डर्स में हम बात करते हैं वोमिटिंग का। हाँ, तो वोमिटिंग में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं पहले, एक एक लाइन 2-2 लाइन कर देते हैं उसको। डिजॉर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का बात। तो पहला था डेंटल प्लेग या कैरीज। डेंटल प्लेग और कैरीज जो है ना, इसके बारे में हम लोग पीछे ऑलरेडी देखे हैं। डेंटल प्लेग जो होता है वो दांत के निचले जो हिस्से होते हैं सामान्यतः उस पर एक लेयर बन जाता है हार्ड। किसके कारण? वो आपका जो सुगरी सब्सटेंस ज्यादा खाते हो उसका हो जाता है, प्लस बैक्टीरिया जो होता है वो आपका उसके साथ मिल जाता है। और जो बचा हुआ भोजन होता है आपके माउथ में फंसा हुआ जहां था, उसको तीनों जो है ना आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स लेयर बनाता है हार्ड। और उसी से क्या होता है, जिसको टार्टर कहते हैं, और वो क्या करता है पूरे टीथ को चारों तरफ से एक लेयर बनाकर घेर लेता है। डेंटल कैरी में बताया था कि दांत का जो लेयर होता है, सबसे बाहर वाला इनामिल था, उसके बाद डेंटाइन था। इनमें क्या हो, अगर आपका होल हो जाए, छेद हो जाए, या फिर गड्ढा बन जाए, स्पॉट्स बन जाए, तो इसको कहते हैं कैरीज। ये समानता बैक्टीरिया के कारण जो है ना, बैक्टीरिया जो इंजाइम जो आपके बगल कैविटी में पाया जाता है माउथ के ठीक से नस साफ करने के कारण, उसके इंजाइम से होता है। नेक्स्ट था तो इसके लिए क्या है उपाय? टीथ को बार बार साफ करेंगे, कम से कम दिन भर में 2 बार जो है ना वो आपका माउथ को ब्रश से या फिर जो है ना दातुन से साफ करेंगे, सुबह और रात में सोने के समय खाना खाने के बाद। और बाकी दिन में जो है ना खाना खाने के बाद कुल्ला ठीक से करेंगे, पानी से जो है ना वो आपका दांत को ठीक से धो लेंगे। दूसरा है वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है कि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मेनली ऊपरी भाग का, उसमें जो आपका भोजन चला गया है या कुछ वैसा चला गया पदार्थ जो अनडिजायरेबल है, भोजन में भी कुछ बैक्टीरियाज हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो हम अंदर जाने के बाद एक समस्या उत्पन्न कर रहे हो, क्योंकि वैसे मॉलिक्यूल नहीं है जो कि आपको चाहिए भोजन के रूप में, या पदार्थ नहीं है जो कि आपको चाहिए भोजन के रूप में।
तब क्या करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बलपूर्वक बाहर फिर फेंक देता है, एक्सपल कर देता है, एक्सपल्सन कर देता है, और इस घटना को कहते हैं वोमिटिंग। डायरिया और वोमिटिंग में थोड़ा सा यही अंतर है कि वोमिटिंग में सामान्यतः माउथ से बाहर आता है, डायरिया में आपका जो है ना एनस से बाहर जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले हिस्से मेनली जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई समस्या हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या होता है वाटरी जो है ना आउटफ्लो जो होता है फीसेस का मल जो है ना पानी के रूप में जो बाहर आता है, इसी को डायरिया कहते हैं। वोमिटिंग या डायरिया जो है ना एक तरह का प्रिवेंटिव केयर है, वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बचाने के लिए या आपको बचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा करता है। लेकिन कई बार समस्या क्या होता है कि ये बार बार होने लगता है, फ्रीक्वेंट होने लगता है। तो इसमें क्या होता है आपके बॉडी में वाटर का कमी हो जाता है और आपकी जान जा सकती है या चली जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमको जो है ना समय रहते उसमें 2-3 प्रिवेंट तो करना चाहिए। पहला तो आपको बताए थे कि मिनरल्स लेना चाहिए, और वो हमको अब घर में जो है ना सामान्यतः हम इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में ले सकते हैं, जो कि बाजार में भी आता है। हाँ, वो आपका इलेक्ट्रिक पाउडर के रूप में आता है, वो ले सकते हैं। या फिर हम घर में बराबर बराबर मात्रा में नमक और चीनी, एक चुटकी नमक और एक चुटकी पानी, ये नमक और चीनी उसको जो ना वो गुनगुना पानी में आधा गिलास से कम पानी में उसको घोल के और अगर पियाया जाए बार बार, तो उससे इन दोनों को ज्यादा हानिकारक होने से रोका जा सकता है। किसको? वोमिटिंग को और डायरिया को। खैर, ऐसे डॉक्टर से मिलना ज्यादा अच्छा है। ये तो हम आपको बोले इमरजेंसी के लिए कि उसको दोनों को मिला के पिलाया जा सकता है। अब हम फ्लैटस का बात करते हैं। फ्लैटस क्या है? तो वो मरोड़ होना, हाँ, इंटेस्टाइन में समस्या होना, मरोड़ होना, पेड़ मतलब लग रहा है ऐठन हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो इसको कहते हैं फ्लैटस। ये मुख्यतः होता है गैस भर जाने के कारण, जैसे O2 है, CO2 है, नाइट्रोजन है, मीथेन है। ये जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर भरने लगता है तो इससे फ्लैटस होता है। इसके कई रीजन है। पहला, समय से न खाना। समय से न खाने से क्या होता है कि जहां तहां जो है ना वो आपका जो भोजन है वो जहां तहां फंसना शुरू हो जाता है और वो डिग्रेड होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, जिससे गैसेस का निर्माण ज्यादा हो जाता है। तो लोग बोलते हैं पेट में हमारे गैस बन रहा है, तो इसका समस्या है समय से न खाना। तो नाश्ता जो है ना सुबह में 7 बजे तक कर लेना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं और जनरल अगर बात करें तो 7 साढ़े 7 तक जो है ना नाश्ता सुबह में कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो खाना खाएं हम 3.5-4 घंटे के अंतराल पर खाना चाहिए, और भोजन को एक बार में ढेर सारा नहीं खाना चाहिए बल्कि कम कम करके खाना चाहिए। मतलब उतना ही भोजन खाना चाहिए जिसमें खाना खाने के बाद भी, हाथ धोने के बाद भी खाने का कैपेसिटी रहे। ये भोजन करने का तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये नहीं कि खा रहे हैं और लगे कि अब मुंह से निकल जाए, ऐसा भोजन करना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन कभी पार्टी फंक्शन में जाओ और खूब खाने का मन है तो उसका उपाय है आपको क्या करना चाहिए, काफी तेजी से खाना चाहिए। जितना जल्दी जल्दी खाओगे उतना ज्यादा अमाउंट को खा पाओगे आप। ठीक है, और लास्ट में जो है ना वहां पर जो आपका ठंडा होता है, पेप्सी कोला वगैरह जो होता है, उसको पी लीजिए 2-4-5 बोतल या फिर 2-4-5 गिलास। तो उससे क्या होगा, पानी नहीं पीना चाहिए उस समय वहां। हाँ, उसको पीने से क्या होगा, आपका डाइजेशन जो है ना वो ठीक होने का संभावना है। मतलब जो ज्यादा एक्सेस फूड ले लिए हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा ठीक से। जनरल वे में हम कभी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, आपके शरीर को भी काफी हानिकारक आपके लिए है। इवन किडनी को भी असर करता है, उसको हानि पहुंचाता है। इसलिए जनरल डे में आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। लेकिन कहीं पार्टी फंक्शन में गए हो और खूब खाना है तो खूब जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए उस समय। जो कुछ समय के लिए कोल्ड ड्रिंक पीकर अपने आप को प्रिवेंट किया जा सकता है, सुरक्षा दिया जा सकता है। अब आते हैं हम हार्ट बर्न्स में। हार्ट बर्न्स ये जो है ना जनरल है, लोगों को अब आजकल ज्यादा होने लगा है। क्या? हीट जलना। होता क्या है कि पहले जो है ना तेल कम डाला जाता था हमारे भोजन में, क्योंकि हमारा जो परिवार होता था संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में एक एक घर में जो है ना वो 10-20-50 लोगों का खाना एक साथ बनता था बड़े बर्तन में, जिसमें तेल जो है ना वो 50 ग्राम डाला जाता था या 100 ग्राम से कम डाला जाता था। आज क्या हुआ है, आज हम लोग 2-3-4 परिवार का एक फैमिली बना दिए हैं, 1-2 परिवार का फैमिली है और उसमें 50 ग्राम तेल डाल देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति पर 50 ग्राम या 25 ग्राम तेल पड़ जाता है। पहले क्या होता था,
वो चूंकि 100 ग्राम तेल में 50 से 60 लोगों का खाना बन जाता था, तो मुश्किल से 10 ग्राम या 5 ग्राम पड़ता था लोगों को। तो इससे क्या होता था, असर कम होता था तेल का, हाँ, जो हानि होता था वो काफी कम होता था। अब क्या होता है, भोजन में तेल ही ज्यादा डाला जाता है, जिससे क्या होता है, वो फैटी हो जाता है, ज्यादा ऑयली हो जाता है भोजन। और वैसे भोजन जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, स्टोमक के अंदर जाता है, तो स्टोमक उसके वायल को मिनिमाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एचसीएल को सिक्रीशन बढ़ा देता है। और एचसीएल का सिक्रीशन जब बढ़ता है तो वहां पर एचसीएल जो है ना, आपके चूंकि स्टोमक, आपको याद होगा, स्टोमक जो था उसके निचले हिस्से में जो है ना, निचले हिस्से से भोजन नीचे जाता था, लेकिन ऊपरी हिस्से में आकर ओसोफेगस खुलता था। तो ओसोफेगस जो आके खुलता था उसमें, अब ओसोफेगस जो है जहां पर टच करता था उसको, वहां पर जलन जैसा महसूस होने लगता है, और इसी को बोलते हैं हर्ट बर्न। कुछ हद तक आपको अगर दिखना हो तो ऐसा इसको दिखा सकते हैं। स्टोमक का ये स्थिति था आपका, ठीक है। तो ये जो रीजन है आपका, यही है आपका ओसोफेगस का निचला सरफेस, हाँ, निचला इंड है। तो ये जो ओसोफेगस का निचला इंड है, इसी में अगर सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन, तो इसको हर्ट बर्न बोलते हैं। ये स्टोमक है, स्टोमक का निचला हिस्सा है, निचला छोर है, यहाँ पर बैंड होता है और ऊपर भी बैंड होता है। प्लस कई बार हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो ज्यादा खाने पे भी जो इसका सिक्रीशन निकलता है स्टोमक के दीवार से, ये जो दीवार है, वाल है, इससे जो सिक्रीशन निकलता है इसके अंदर में ये, तो ये सिक्रीशन जो है क्या करता है, ज्यादा हो जाता है, तो ये ऊपर में इधर जाने लगता है, टच करने लगता है, तो इससे भी हमको हर्ट बर्न होता है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि भोजन थोड़ा कम करें, ऑयली ना हो भोजन, ऐसा ध्यान रखें, और तुरंत खाना खाने के बाद पानी ना पिए, ठीक है। पानी तुरंत पीने से क्या होता है कि वो आपका जो है ना ज्यादा हो जाता है इसके यहाँ पर मात्रा लिक्विड का, तो ये ऊपर चढ़ने लगता है। हम्म देखो, लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद बाएं तरफ सोना चाहिए क्या? हाँ, देखो, बाएं तरफ अगर आप सोते हो ना तो स्टोमक का ये स्थिति हो जाता है, और जब स्टोमक ऐसा हो जाता है तो भोजन इसमें फंसा रहता है बहुत देर तक, और इससे बाहर निकलने का चांस कम होता है। लेकिन अगर हम दाहिने तरफ सो जाते हैं ऐसे, तो देखो, भोजन इधर से तो गया था, वो क्या होगा, इधर से जल्दी निकलना चाहेगा, तो जल्दी निकलने के कारण क्या होगा, यहाँ पर दबाव पड़ेगा, तो जल्दी निकलना चाहेगा, तो आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो खाना खाने के बाद अगर सोना है तो बायां सोना चाहिए। बायां सोने से क्या होता है, स्टोमक का जो निचला छोर होता है वो पैक टाइप का बना रहता है, मतलब उस पर दबाव कम होता है, तो भोजन ज्यादा देर तक स्टोमक में रुकता है, डाइजेशन ठीक से हो पाता है। अगला है जॉन्डिस का बात। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर का डिजॉर्डर है, लीवर में कोई समस्या अगर हो जाए तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं। इसको बायोलॉजी में हिपेटाइटिस बोलते हैं, ज्यादा अच्छा है, हिपेटाइटिस, मतलब हिपार मतलब लीवर, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसको बोलते हैं हिपेटाइटिस। ये मुख्यतः वायरस से होता है, ऐसे तो कई कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन हो सकता है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से ये वायरल डिजीज है। कई बार जो है ना, ये अपने से ठीक हो जाता है नॉर्मल रूप से, और अगर हम ज्यादा समस्या करें उत्पन्न, तब दिक्कत हो सकता है। इसी में आप सुनते होंगे, कभी किसी को जॉन्डिस हुआ हो तो डॉक्टर बोलता है कि आप जो है ना वैसा भोजन खाइए जिसमें वसा कम हो, तेल कम हो, प्रोटीन कम हो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर को काम करना पड़ेगा। लीवर ऑलरेडी रोगी है, दिक्कत में है, तो लीवर जो है ना अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा और उसका रोग बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जॉन्डिस वगैरह होने पर साधारण भोजन करना चाहिए, सिंपल भोजन करना चाहिए, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट है ज्यादा, प्रोटीन और फैट कम है। और ऐसे भोजन को हम लोग अपने भाषा में बोल देते हैं ठंडा भोजन करना चाहिए। ठंडा भोजन का मतलब होता है वैसा भोजन, मतलब कोल्ड फूड अगर कोई बोले तो उसका मतलब ठंडा मतलब फ्रीज का भोजन नहीं, टेम्परेचर से मतलब नहीं है उसका। वैसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, फैट या प्रोटीन कम हो, उसको बोलते हैं ठंडा भोजन। और गर्म भोजन का मतलब वैसा भोजन जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जगह, सॉरी, प्रोटीन बोल रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट की जगह पर उसमें प्रोटीन और फैट बहुत ज्यादा हो। फैट अगर ज्यादा हो तो वैसे भोजन को कहते हैं गर्म भोजन, ठीक है, फूड समान रूप में। तो ये जॉन्डिस में जो है ना, वो आपका कैसा भोजन ज्यादा करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जैसे गन्ना का रस हो गया, हाँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, ठीक है, जैसे मूली वगैरह हो गया, सिंपल सा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। लेकिन आप जो है ना वैसे भोजन जैसे कि मीट वगैरह है, या तेल है जिसमें चर्बी है, उसको कम से कम खाना चाहिए, तेल कम खाना चाहिए। कंस्टिपेशन का बात करते हैं। कंस्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज।
कब्ज का मतलब होता है कि वो समय समय पर जो मल बाहर आता रहता है, फिसस बाहर आता रहता है, उसका न निकलना, लेट से निकलना, डिले होके निकलना, इसको कहते हैं कंस्टिपेशन। इसका उपाय क्या है? 2-3 उपाय है। पहला तो समय से खाना खाना। दूसरा क्या करना चाहिए आपको जो है ना, वो उसमें अगर किसी को कंस्टिपेशन हो गया है तो 2-3 उपाय कर सकता है। पहला तो पानी पीने का मात्रा बढ़ा दे। औसतन एक सामान्य व्यक्ति को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए करीब 3.5 से 4 लीटर पानी तो मिनिमम पीना चाहिए। ठीक है, 3.5 से 4 लीटर पानी पीने पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ठीक से काम कर पाता है। दूसरा जो है ना, आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है तो क्या करना चाहिए? रफेज होना चाहिए भोजन में। मतलब भोजन में आपका किसका मात्रा ज्यादा होना चाहिए? सेलुलोज पार्टिकल्स का मात्रा ज्यादा होना चाहिए, सेलुलोज फाइबर्स का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। तो जो भी आप भोजन करें उसमें छिलका को बाहर न फेंकें, बल्कि छिलका का भी यूज करें। तो इससे क्या होगा, छिलका में सेलुलोज फाइबर ज्यादा होता है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, कंस्टिपेशन होने का चांस कम हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर जो है ना किसी का कंस्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ एक जो है ना आपका आता है दवाएं, जिसमें आपका वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने का क्षमता बढ़ जाता है। तो वाटर एब्जॉर्ब करता है जिससे आपके इंटेस्टाइन में वाटर का मात्रा बढ़ जाता है और कंस्टिपेशन दूर होता है। इसबगोल का भूसी वगैरह भी का भी वही काम है। वो क्या करता है, बस वाटर को पकड़ के रखता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे आपका जो इवैक्यूएशन हो रहा था डिले, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से हम और आगे बढ़े तो कई रोग आते हैं। एक है आपका मोटापा, है ना। मोटापा, मोटापा को जो है ना बायोलॉजी में वीच माना जाता है, फीमेल कुतिया माना जाता है, फीमेल डॉग माना जाता है, मतलब कुतिया माना जाता है। फीमेल डॉग का मतलब क्या होता है? लोगों का कहना है बायोलॉजी में कि जिस प्रकार से आपको अगर कुत्तों को पालना है तो फीमेल डॉग को पालो। फीमेल डॉग को पालने से क्या होता है कि वो तो अपने रहेगी ही रहेगी, कुछ एक और कुत्ते भी आ जाएंगे, मेल डॉग भी वहां पर रहेंगे और छोटे मोटे बच्चे भी हो जाएंगे, ढेर सारे बच्चे भी हो जाएंगे। तो आपका घर का सुरक्षा का चांस ज्यादा हो जाएगा। किसके तुलना में? मेल डॉग के तुलना में फीमेल डॉग जो है ना उसको पालना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे संख्या आपके घर में कुत्तों की बढ़ेगी। हाँ, उनके साथ कुछ मेल डॉग्स भी रहेंगे और कुछ बच्चे हो जाएंगे जो आपके घर की सुरक्षा ज्यादा अच्छा से करेंगे। मोटापा को यही माना जाता है बायोलॉजी में। मोटापा को रोगों का जननी माना जाता है, फीमेल डॉग माना जाता है। वो क्या करता है कि अपने जब आता है ना तो खुद अकेले नहीं आता, कई चीजों को लेके आता है। हाँ, जोड़ों में दर्द, आपका घुटनों में दर्द रहेगा, शरीर के और जहां जहां जोड़ हैं उसमें दर्द शुरू हो जाएगा, है ना, ज्वाइंट्स पेन शुरू हो जाएगा। दूसरा है आपको ठीक से नींद नहीं आएगा। तीसरा है सांस लेने में समस्या होना शुरू हो जाएगा। चौथा है वो जो है ना आलस बढ़ेगा, काम करने का क्षमता घटेगा। पांचवा है चूंकि एब्डोमेन के रीजन में वो क्या होता है, वो फैट ज्यादा जमा हो जाता है, तो आपका जो पैनक्रियाज है वो दबने लगेगा और पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन। और वो बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को सेल को लेने के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, तो उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। तब एक रोग हो जाएगा डायबिटीज। तो मोटापा से डायबिटीज हो सकता है। मोटापा से आपका क्या हो सकता है? जो सामान्य लोग हैं आपको जगह कम देंगे। हम कई बार देखे हैं टाउन में, शहरों में, कि अगर कोई ज्यादा मोटा व्यक्ति हो या औरत हो तो उसको सामान्यतः जो आपके गाड़ी वाले होते हैं अपने पर बैठाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका क्या कहना है कि इससे क्या होता है, पैसेंजर की संख्या कम हो जाती है, पैसेंजर की संख्या कम हो जाती है, आप ठीक से रह नहीं पाएंगे, काफी ज्यादा समस्या, गिरने का संभावना ज्यादा होगा। हाँ, आपका गतिविधि कम हो जाएगा। तो मोटापा जो है ना अपने साथ साथ कई रोगों को लेके आता है, अनिद्रा है, माथा में दर्द है, लिवर का समस्या है, वो हार्ट का समस्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो खैर, तो ये मोटापा का बात था। अब माल न्यूट्रिशन का बात करते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जितना चाहिए उतना का नहीं खाना। तो अगर हम अपने डेली जो रिक्वायरमेंट है उससे अगर हम कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं तो इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक्सेस भोजन लेना या कम लेना। एक्सेस लेंगे तो मोटापा आएगा और बाकी सब रोग आ जाएंगे, और कम लेंगे तब भी कई रोग हो सकता है, जैसे क्वास्क्यूर हो सकता है, मेरेस्मस हो सकता है,
ये सब रोग होंगे जिसको आगे के क्लासरूम में हम लोग देखेंगे। हाँ, फिर और इसमें क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, एक बात ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर रोग को जानना है तो बायोलॉजी में कहा जाता है कि आपका अगर पेट ठीक है तो शरीर ठीक है। कोई भी रोग किसी व्यक्ति में अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले अगर उसका पेट में समस्या होता है तभी उसके बॉडी में प्रवेश कर पाता है, एंट्री कर पाता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, अपना काम ठीक से कर पाएगा, तो आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा। आपके जो अन्य जो सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ, नर्वस सिस्टम, वो सारे के सारे सिस्टम करीब करीब ठीक से काम कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि समान रूप में सबसे ज्यादा ध्यान डाइजेस्टिव सिस्टम पर दिया जाए, उसके फंक्शनिंग पर दिया जाए और अपने डाइजेशन को ठीक रखा जाए। अब डाइजेशन को ठीक करने रखने का क्या उपाय है? सुबह में नाश्ता होना चाहिए, 7 साढ़े 7 तक नाश्ता हो जाना चाहिए, और उसके बाद का जो भोजन हो 3 साढ़े 3 घंटा पर होना चाहिए। दूसरा बात, कभी भी वैसे खाने को ना खाएं ज्यादा जिसमें ऑयल ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो, या फिर महीन ज्यादा हो। हाँ, जिसमें मतलब सेलुलोज फाइबर्स कम हो, उसको कम से कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तीसरा चीज, मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मांसाहार लाइक नहीं है। अगर आप मांसाहार करते हो तो 40-45 वर्ष तक तो चल सकता है, उसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कई रोग शुरू हो जाएंगे, आपके अन्य जो सिस्टम्स है वो काफी ज्यादा आपको क्या करेंगे, दिक्कत करना शुरू कर देंगे। तो मीट खाने को या मछली खाने को इसमें हम कहेंगे वो अवॉइड करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम क्या करें, रात में कम से कम जो भोजन करें काफी कम करें। पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो कहावत भी कहते थे कि रात में जो भोजन जो है ना गरीब जैसा करता है, उसका शरीर जो है ना वो अमीर बना रहता है। जो रात का भोजन गरीब जैसा करता है उसका शरीर अमीर बना रहता है, और दिन का जो भोजन हो उसको अमीर जैसा करना चाहिए, मतलब पर्याप्त खूब भरपेट खाना चाहिए। लेकिन रात में जो है ना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, गरीब का मतलब कि कम खाना चाहिए जनरल से, और रात का भोजन जनरली 10 बजे के पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करने लगता है, तो कंस्टिपेशन का या अनडाइजेशन का या फिर इनडाइजेशन का या फिर और कुछ एक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो ये था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और ये समाप्त हो गया। अगर किसी को